हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। पेज नंबर 24 में है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लास्ट डे हम लोगों ने देखा था किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की राइटिंग का जो फ्रेमवर्क है और उसका प्लान है, ये इंडियन लीडर्स ने डिसाइड किया और उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी कुछ ना कुछ प्रमोशन मिला, हेल्प मिली। उसका रीज़न ये था कि इंडियन लीडर लंबे समय तक ब्रिटिशर्स के कांटेक्ट में रहे। बहुत सारे लीडर ऐसे भी थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल, महात्मा गांधी हों या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हों। इन्होंने अदर कंट्रीज़ की, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस से डिग्रीज़ ली और वहाँ पढ़ाई करके वहाँ के जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वहाँ का जो सिस्टम था रूल्स लॉस का, उसके कांटेक्ट में आए तो उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए। और जब वो इंडिया वापस आए और यहाँ पर रह करके उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ में काम किया, तो उनको भी लगा कि हमारे यहाँ पर भी जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ में और दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में रूल्स लॉज इन्फोर्स हुए हैं और वर्क कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो उनके माइंड में ये चीज़, चाहे मुस्लिम लीग हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन सभी पार्टीज़ के लीडर्स के माइंड में ये चीज़ पहले से ही चल रही थी कि हमारे यहाँ पर भी रूल्स लॉज क्लियर होने चाहिए और वो सभी के लिए इक्वली इन्फोर्स्ड होने चाहिए। सभी के साथ एक साथ व्यवहार किया जाए नियम कानून के तहत। तो इसको लेकर के जिस तरह का सिस्टम चल रहा था, तो लगातार डिमांड गवर्नमेंट के सामने, जो उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, उसके सामने रखी जा रही थी कि एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स लॉज का एक क्लियर फ्रेमवर्क यहाँ पर तैयार किया जाए। तो ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी कि अचानक से मन बना और कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी रही है। आप ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल बढ़ता गया, जैसे जैसे यहाँ पर इंडिपेंडेंस की वॉइस जो थी वो तेज़ होती गई, आज़ादी की मांग जैसे जैसे बढ़ती गई, उसी के साथ साथ इक्वल रूल्स लॉज, मतलब एक समान कानून की जो सबके लिए समान हो, उसकी भी मांग उसी के साथ साथ बढ़ रही थी। और मैंने आपको बताया था कि 1928 में, 1928 में ही मोतीलाल नेहरू जी ने एक मसौदा तैयार किया था, जिसमें उन्होंने आने वाले दौर में देश का संविधान किस तरीके का होगा उस पर उन्होंने अपनी राय रखी थी। बाद में 1935 में, 1935 का जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट था, उस समय का जो ब्रिटिश भारत का जो अधिनियम था, उसके तहत भी कुछ ऐसे रूल्स लॉज, या आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा संविधान टेम्परेरी बनाया गया था। उसी को आगे लेकर के जब इंडियन लीडर्स को ये फ्रीडम मिली कि वो अपने कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं, तो उन लोगों ने उन पुराने जो कानून थे उनको लेकर के, साथ ही साथ अदर कंट्रीज़ के बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं, बहुत से ऐसे कानून थे जिनको इंक्लूड करके उन्होंने एक साथ फ्रेमिंग की और आज का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये तैयार हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले तो 1946 में, 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई। संविधान निर्माणी एक सभा बनाई गई, जिसको संविधान सभा भी कहते हैं डायरेक्टली। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इस संविधान सभा में, उस टाइम पीरियड में जो लोग सेलेक्ट किए गए थे पूरे ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट स्टेट से, और उस समय के जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनकी टोटल जो क्वांटिटी थी वो 389, 389 लोग थे देश के सभी हिस्सों से। आप ये एक तरीके का ये इलेक्शन ही था। संविधान सभा में जो लोग सम्मिलित हुए थे, वो सभी कुछ न कुछ मामलों के जानकार रहे होंगे, या अपने अपने क्षेत्र से, जहाँ से वो आए थे, जिस राज्य से या जिस प्रोविंशियल स्टेट से वो आए थे,
वास्तव में वहाँ की जनता ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको इलेक्ट करके अपना एक प्रतिनिधि बना करके, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव लीडर बना करके उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा था कि ये राज्य की तरफ से या उस क्षेत्र विशेष की तरफ से जनता का प्रतिनिधित्व वहाँ पर करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि उस क्षेत्र विशेष की जनता के हितों को ध्यान में रखा जाए और संविधान में उनको सभी तरीके की वो सहूलियत, सभी अधिकार दिए जाएं और उनके साथ कोई असमानता का, इनइक्वलिटी का कोई बिहेवियर ना हो, ऐसा कोई लॉ ना बने। तो इन सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र से जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट किया। और आपको जैसे कि पता होगा कि दिसंबर 1946 में 1946 में पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। उसके बाद में इसके लिखने का, राइटिंग का जो वर्क है वो धीरे धीरे स्टार्ट। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी मेंबर्स को फिर से कुछ डिविज़न्स में, कुछ अलग अलग कमिटीज़ में, जिससे कि लोगों को अलग अलग काम दिया जा सके और सभी अपना अपना काम पूरा करके एक साथ जब मिलेंगे तो फिर से उस पर चर्चा होगी। तो कुछ उसमें ग्रुप्स बना दिए गए थे, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी अलग थी और राइटिंग एक पैनल अलग था जो सिर्फ लिखने का काम कर रहा था। और कुछ लोगों को अपने अपने सुझाव देने के लिए या अदर कंट्रीज़ से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या हम अडॉप्ट कर सकते हैं उसके लिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस होगा उसका प्रियम्बल, उद्देशिका, कि उसका कवर पेज क्या होगा, उसमें क्या लिखा जाएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी। तो इन चीज़ों के लिए लोगों को अलग अलग वर्क डिवाइड करके रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया था। और किसी भी चीज़ को ऐड करने से पहले, अडॉप्ट करने से पहले उस पर एक डिबेट होती थी, बहस होती थी कि हम जो भी शामिल करने जा रहे हैं, संविधान में लिखने जा रहे हैं, ये उचित है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। और उस पर लंबी चर्चा के बाद आम सहमति से फिर ये निर्णय लिया जाता था कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक या ये रूल सही है और इसको हम लोग शामिल कर सकते हैं। किसी भी डिसीज़न के लिए, जैसे कि आज के टाइम में होता है पार्लियामेंट में, अगर किसी नए लॉ को पास करवाना है या किसी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में अमेंडमेंट होना है तो उसके लिए वहाँ पर मेजॉरिटी में सपोर्ट चाहिए होता है, मेजॉरिटी का सपोर्ट चाहिए होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसा कुछ नहीं किया गया। वहाँ पर मेजॉरिटी सपोर्ट की बात या कोई एक इलेक्टोरल प्रोसीजर नहीं था, केवल बातचीत होती थी और ये देखा जाता था कि हर एक मुद्दे पर सभी लोग सहमत हैं कि नहीं हैं। अगर वो किसी मुद्दे पर, किसी पॉइंट पर एग्री नहीं हो पा रहे, सहमत नहीं हो पा रहे, तो उस पर थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके फाइनली ऐसा कर दिया जाता था कि सारे लोग उस मैटर से, उस लॉज से एग्री हो जाए। तो कुल मिलाकर के सबको एग्री करने के बाद उस नियम को, उस कानून को संविधान में जगह दी जाती थी। तो सर्वसम्मति से जो भी फैसला लिया गया वो सर्वसम्मति से लिया गया। अगर वो कुछ लोग उसके अपोजिशन में जा रहे थे तो उनकी बात को ध्यान में रख करके उसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट किया गया और सर्वसम्मति से ही फैसला लिया गया। ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था उस टाइम पीरियड में। किसी भी मुद्दे पर कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के बीच में अनबन नहीं रही। आखिरकार उनमें आम सहमति बन ही गई थी, चाहे वो जो मैटर रहा हो। इसके बाद में आपको पता है कि लंबे संघर्ष के बाद में जो पूरा टाइम पीरियड लगा था उसमें आपको पता है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन, इस समयावधि के बाद लगभग 144 144 दिनों तक ये बैठकें हुई। और ये अलग अलग टाइम पीरियड है इसका, इसके सेशन भी डिवाइडेड थे। तो इतने दिनों की ये जो अवधि थी और ये जो डेज थे,
इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन लिख करके बन करके तैयार हुआ। और आपको पता है कि 26 नवंबर, जो कि नेशनल लॉ डे के फॉर्म में या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में, 26 नवंबर, 26 नवंबर, और 1949, 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया। भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को स्वीकार कर लिया था, अंगीकार कर लिया था। लेकिन उसके कुछ महीने बाद 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को ये इन्फोर्स हुआ, लागू हुआ था। लागू होने की तिथि अलग है, इसको कि हम लोग गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के फॉर्म में मनाते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें थीं और कैसे क्या अडॉप्ट किया गया, तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें इंडियन लीडर्स ने इंडियन सिटीजन्स के हितों को ध्यान में रखते हुए खुद से तैयार की, खुद से बनाई हैं। और कुछ चीज़ें अदर कंट्रीज़ से जो भी सही लगी उनको डायरेक्टली अडॉप्ट किया गया है। किस कंट्री से कौन सा मैटर, कौन सा कॉन्सेप्ट लिया गया है, ये मैंने आपको नोट्स में लिखवा दिया है और सेंड कर दिया है ग्रुप में, तो उससे आप देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्टेड है। पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट का, ये यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये जैसे कि अदर कंट्रीज़ से, आयरलैंड, रसिया से लिए गए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अदर कंट्रीज़ से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। उनको देखेंगे आप अगर मोटा मोटा देखेंगे तो मोर देन 60 नियर अबाउट 60 कंट्रीज़ के आसपास हैं जहाँ से इन चीज़ों को अडॉप्ट किया गया है। छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे कॉन्सेप्ट को, जो भी लगा लीडर्स को कि ये हमारे देश के लिए सही है, हितकारी है, उसको लिया गया है। उसके बाद में कुछ चीज़ें अपनी भी हैं जो यहाँ की सेल्फ मेड हैं। तो इनको कंपाइल करके और पूरा उसका रिटन फॉर्म में, आपको पता होना चाहिए कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ड्राफ्ट किया गया था, लिखा गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। आपने बहुत सी जगह पढ़ा होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसका जो कंपाइल करने का पूरा प्रोसेस था, ड्राफ्टिंग का, वो कार्यभार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उनके कुछ साथियों को दिया गया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उस कमेटी के चेयरमैन थे। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हेड थे, प्रेसिडेंट थे, वो परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे। और शुरुआती दौर में केवल 2 दिन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद असेंबली में आने में असमर्थ थे। तो उस टाइम पीरियड में शुरुआती 2 दिन के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन बनाया गया था। वो केवल 2 दिन के लिए रहे थे, अस्थायी आप मान सकते हैं, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। तो संविधान को लिख करके जब तैयार किया गया था तो ये 2 भाषाओं में लिखा गया था, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की वॉल्यूम है, जो प्रिंट हैं, वो हैंड रिटेन है, उनको हाथों से लिखा गया है। हैंड राइटिंग के लिए एक अलग से कैलीग्राफर बुलाया गया था, जो उस टाइम पीरियड में ऐसे राइटर्स को हायर किया जाता था जिनकी राइटिंग बहुत बेस्ट हो, अच्छे ढंग से लिखते हों, सजावट के साथ में। तो उस दौर में जिन व्यक्ति को भारतीय संविधान को लिखने के लिए बुलाया गया था, उनका नाम था राज नारायण रायजादा। पूरा नाम और लंबा है उनका, प्रेम जी राजनारायण रायजादा करके है। तो इनको बुलाया गया था, तो उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग में इसको लिखा है बहुत खूबसूरती के साथ में। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। और वो दोनों ओरिजिनल प्रिंट अभी भी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखे हुए हैं, हीलियम गैस के चेम्बर में, जिससे उसमें कीड़े मकोड़े न लगें और ऑक्सीडेशन से वो पेज भी ख़राब ना हो। तो उनको सुरक्षित रख दिया गया। और कभी भी कोई अगर पार्लियामेंट में जाता है तो वहाँ लाइब्रेरी में
तो वो प्रिंट उसको ओरिजिनल प्रिंट देखने को मिल सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेजेस में लिखा गया है, हैंड राइटिंग में, हाथों से लिखित है ये, और इसके ओरिजिनल प्रिंट अभी भी पार्लियामेंट में रखे हुए हैं। कोई पर्सन कभी जाएगा तो वहाँ पर देख सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको मैंने लास्ट डे एक वीडियो भेजा था, उसमें है संविधान के 70 साल। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये 70 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इस पर भारत का जो राज्यसभा का टीवी चैनल है वो कुछ एपिसोड जारी करता है संविधान के ऊपर। तो बहुत अच्छे एपिसोड है, उससे पूरी जानकारी दी गई है। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने लिंक भेजा था, आप लोग राज्यसभा टीवी के उस संविधान चैनल को, यह संविधान टॉपिक के एपिसोड को भी देखिए, और उसके आगे के जो एपिसोड्स हैं उनको भी अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो देख सकते हैं। उससे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर मिलेंगे।